यानी पिछले वर्ष तक जितने भी दरोगा का एग्ज़ाम हुआ है उसका सीरीज चला रहे थे। और इस सीरीज के अंतर्गत आज का स्पीड टेस्ट है कि बिहार पुलिस अवर निरीक्षक दरोगा नियुक्ति मुख्य परीक्षा का हल पत्र जो 22/7/2018 को पूछा गया था, उससे प्रश्नों को देखते हैं। और प्रश्न नंबर 1 है कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जीरोप्लैथेलमिया। इसका उत्तर होगा सी। गोल्डन चावल ओरिजा सैटिवा चावल का एक किस्म है और सुनहरे चावल का प्रयोग वहाँ करना अधिक लाभप्रद है जहाँ विटामिन ए की कमी पाई जाती है। और गोल्डन चावल की खबर 2000 ईस्वी में से साइंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ओजोन परत की संरक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1887 में हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य ओजोन परत के संरक्षण के लिए हानिकारक गैसों का प्रभाव को रोकना है। और ओजोन परत में छिद्र होने का सर्वप्रथम पता 1985 में चला। ओजोन परत समताप मंडल का निचला परत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 कि टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है, कैसे फैलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी और खाद्य पदार्थ से फैलता है मियादी बुखार। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कतला जो है वह स्वच्छ जल की मछली है। इसका उत्तर हो जाएगा बी, रेहू और कतला। रेहू भी है और कतला भी है। इस प्रश्न नंबर 5 है कि वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, देहरादून में। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में है। तो कामोट पर्वत चोटी जो है वह भारत में है। अगला प्रश्न है कि जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है, क्या है। तो 7 के उत्तर हो जाएगा प्राकृतिक आपदा नियंत्रण है। इसका उत्तर होगा कि जापान प्राकृतिक आपदा से अधिक प्रभावित देश है और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा देना तथा कम से कम क्षति हो इसके लिए विचार विमर्श किया और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में लाया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में न्यूनमती तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो 8 के उत्तर हो जाएगा असम में। असम में न्यूनमती तेल शोधक कारखाना है और 7 जनवरी 1961 को इसकी स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा अकबर के कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। हुमायूंनामा मुग़ल बादशाह हुमायूं की जीवनी है और गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा में हुमायूं की उदार प्रवृत्ति की प्रशंसा की है। तुजुके जहांगीरी जहांगीर की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था। तो 10 के उत्तर हो जाएगा 10 के उत्तर होगा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी का किला का निर्माण करवाया और 1303 में मुख्य सेना चित्तौड़ अभियान के लिए गए थे। अगला प्रश्न है कि अकबर ने 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। अकबर के तो वहाँ के शासक उदय सिंह थे। प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन 3 हो जाएगा। 1567-68 में फतेह सिंह और जयमाल शहीद हो गया और अकबर ने यहाँ जिहाद का नारा दिया और अकबर चित्तौड़ अभियान में भारी मात्रा में हत्या करवाया। अगला प्रश्न है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सासाराम में। अगला प्रश्न है कि कथा सरित सागर के लेखक कौन हैं। कथा सरित सागर के लेखक तो इसका उत्तर हो जाएगा सोमदेव। ऑप्शन है बी, सोमदेव जो है कथा सरित सागर के लेखक हैं। और बृहद संहिता मंजरी पुस्तक के लेखक क्षोमेंद्र हैं। क्षोमेंद्र जो है बृहद संहिता मंजरी पुस्तक के लेखक हैं। और विशाख दत्त जो है वह देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस इनके द्वारा लिखा गया था। और अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था। तो 14 के उत्तर हो जाएगा आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने सूर्य सिद्धांत की पुस्तक की रचना किया और आर्यभट्ट ने बीजगणित, त्रिकोणमिति आदि क्षेत्र में योगदान दिया था। पाई का मान, वर्गमूल निकालने की विधि इन्होंने ही बताया था।
अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन जैनों के 23वें तीर्थकर थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थकर महाजनपद के दार्शनिक शासक अश्वसेन के पुत्र थे और 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के कैवल्य समेध चोटी पर मिला, जो पारसनाथ के नाम से जाना जाता है, समेध चोटी को। और पार्श्वनाथ ने 4 सिद्धांत दिए, पहला सत्य, दूसरा हिंसा और तीसरा अस्तेय और चौथा अपरिग्रह। लेकिन महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ करके 5 महाव्रत कर दिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा? वह पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। तो 16 के उत्तर हो जाएगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोड़ा था। और पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती का कथन है कि विदेशी शासक कितना भी अच्छा क्यों ना हो, स्वदेशी शासक की बराबरी नहीं कर सकता। और कांग्रेस 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में स्वदेशी का प्रस्ताव पारित किया गया था और 1929 में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। अगला प्रश्न नंबर 17 कि अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? 17 के उत्तर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अखिल भारतीय सरोजिनी नायडू 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में अध्यक्षता की थी और एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी और एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी और वही गांधी जी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि और लाला बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को लौटा दिया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के चलते। 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांतों में बटे हुए थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा 8 प्रांत में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20 कि भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 20 के उत्तर हो जाएगा 1906 में। अगला प्रश्न है 21 कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो 21 के उत्तर हो जाएगा प्रार्थना समाज के संस्थापक महादेव गोविंद रनाडे। और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था। आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाडे ने किया था और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख को हुआ था और किस वर्ष में हुआ था? तो 22 के उत्तर हो जाएगा 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा हुई थी। अगला प्रश्न कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किसका है? तो अरुणाचल प्रदेश का है। अगला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो 24 के उत्तर हो जाएगा सदस्य देशों के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है? तो 25 के उत्तर हो जाएगा स्टैगफ्लेशन कहलाती है। अगला प्रश्न है 26 कि बैंक दर को बढ़ाने के प्रभाव कम हो जाएगा यदि? 26 के उत्तर हो जाएगा CRR कम कर दी जाए। CRR क्या है कि नगद आरक्षित अनुपात को CRR बोलते हैं और किसी भी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का यह भाग है जिसे RBI के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता हो। और CRR भी जितनी ऊंची होती है बैंकों की साख सृजन क्षमता उतनी ही कम होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27 कि निम्न सार्वजनिक उपकरण में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो BSNL जो है वह महारत्न नहीं है, लेकिन भेल सेल गेल जो है वह महारत्न है। भारत में सर्वप्रथम 1997 में केंद्रीय लोक उद्यम विभाग दिया गया और जिसमें 9 रत्न का दर्जा प्राप्त हुआ और 1997 में दर्जा मूलतः 9 कंपनियों को दिया गया। 2009 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में महारत्न का दर्जा सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को देने का निर्णय लिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में कौन गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है, यह गलत है। प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया, यह गलत है। अगला है कि भारतीय नियोजन के वस्तुकार कौन थे? 29 का उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू भारतीय नियोजन के वस्तुकार थे और राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना 1938 से पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था और केसी नियोगी के अध्यक्षता में सलाहकारी बोर्ड की सिफारिश पर योजना आयोग की स्थापना किया गया था और 15 मार्च 1950 को जॉन मथाई के प्रस्ताव पर योजना आयोग का स्थापना किया गया था और सर्वप्रथम रूस में 1928 में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उसकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है।
तो 30 का उत्तर हो जाएगा जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना वह रिजर्व बैंक का कार्य नहीं। आरबीआई जनताओं का बैंक नहीं है, आरबीआई व्यावसायिक बैंकों का बैंक है और आरबीआई भारत सरकार का भी बैंक है। आरबीआई भारत में मौद्रिक नीति की घोषणा करता है और वित्त मंत्रालय आर्थिक समीक्षा जारी करता है। वित्त मंत्रालय जो है वो आर्थिक समीक्षा जारी करता है। प्रश्न नंबर 31 है कि तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तो 31 का उत्तर हो जाएगा पीली क्रांति जो है वो तिलहन के उत्पादन में। दाल को गरीबी का दूध कहा जाता है और भारत में विश्व का सर्वाधिक खाद्य तेल उपयोग करने वाला देश है भारत। और भारत कृषि से संबंधित वस्तुओं में सबसे अधिक खाद्य तेल का आयात करता है। और नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से है। नीली क्रांति का संबंध मछली उत्पादन से। श्वेत क्रांति दूध से। अगला प्रश्न है कि भारत में किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो 32 का उत्तर हो जाएगा केरल में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। भारत में शिशु मृत्यु वर्तमान में 17,000 है। भारत में सार्वजनिक शिक्षित राज्य केरल है और भारत में सबसे उच्च जीवन स्तर केरल राज्य का है। भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य का है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? 33 का उत्तर हो जाएगा जेनेवा में। अगला प्रश्न है 34 कि दिए गए त्रिभुजों का कुल संख्या ज्ञात करना है। तो 34 का उत्तर हो जाएगा 28। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया? तो 35 का उत्तर हो जाएगा कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में किया गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 4 के ए में किया गया था। अगला प्रश्न है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, यह कथन किस विचारक का है? तो 36 का उत्तर हो जाएगा हेगेल का यह कथन है, हेगेल। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो 37 का उत्तर हो जाएगा कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और उद्देश्य प्रस्ताव संविधान के दर्शन और आत्मा कहलाता है और संविधान में उद्देश्य का प्रस्ताव को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और भारतीय संविधान का प्रस्तावना में उल्लेखित शब्द है हम भारत के लोग, भारत नागरिकों की सर्वसंप्रभुता उद्बोध करती है। प्रश्न नंबर 38 है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई थी? 38 का उत्तर हो जाएगा बी 1929 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो 39 का उत्तर हो जाएगा संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हुआ और संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी दिन संविधान सभा का अस्थायी सदस्य के तौर पर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। और संविधान सभा की अगली बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष के रूप में चुना गया। और संविधान सभा के अस्थायी उपाध्यक्ष हरीशचंद्र मुखर्जी को चुना गया था। हरीशचंद्र मुखर्जी ने ही हिंदी पैट्रियल पुस्तक की रचना की थी। और संविधान सभा ने ही 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में संविधान को निर्माण किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40 किसी भारत मंत्री परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ हुआ था? तो 40 का उत्तर हो जाएगा 1909 में हुआ था। और 1909 में भारत परिषद अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो भारत सचिव था तथा लॉर्ड मिंटो भारत का वायसराय था। और इस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया और लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41 के निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो 41 का उत्तर हो जाएगा अधिगृहित संपत्ति की ज़रूरत नहीं है भारत का नागरिक बनने के लिए, लेकिन वंशानुक्रम जरूरी है, जन्म जरूरी है और देशीयकरण भी जरूरी है। अगला प्रश्न है कि लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करता है? तो 42 का उत्तर हो जाएगा उपाध्यक्ष को संबोधित करता है अपना त्याग पत्र। अगला प्रश्न नंबर 43 कि भारत के किस राज्य द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? 43 का उत्तर हो जाएगा पंजाब जो है
द्वि सदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, वह पंजाब राज्य है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 कि कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। तो 44 का उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29। अनुच्छेद 15, 16, 19 और 29 केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है। अनुच्छेद संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है और भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से अपनाया गया है। और मौलिक अधिकार का अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 को छोड़ करके शेष सभी मौलिक अधिकार भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है। मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को प्राप्त अधिकार है और मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45 कि सत्य कथन को चुनना है। 45 क्या है कि सत्य कथन को चुनना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं, यह सही है। इसका उत्तर होगा डी, यह सही है। अगला प्रश्न है कि सत्य कथन को भी यही प्रश्न नंबर 46 में भी कथन को चुनना है। तो 46 का उत्तर हो जाएगा वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, यह सही है। वित्त आयोग को संसद नियुक्त करती है, नहीं, यह गलत है। और वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं, यह भी गलत है। हर 6 महीने वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है, यह भी गलत है। अगला प्रश्न है कि प्रश्न नंबर 47 की राज्यसभा में गण पूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है। प्रश्न नंबर 47 है 25 सदस्य के लिए आवश्यकता है। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 100 के अंतर्गत संसद को किसी सदन की बैठक हेतु संसद के कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा 1/10 से सदस्य उपस्थित होना चाहिए। और राज्यसभा में गण पूर्ति कोरम हेतु 25 सदस्य उपस्थित होना अनिवार्य है, क्योंकि राज्यसभा में वर्तमान में 245 सदस्य हैं और राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। लोकसभा में गण पूर्ति के लिए कोरम 54 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य है और कोरम गण पूर्ति अपूर्ण होने की दशा में संबंधित सदन की बैठक शुरू नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो 48 का उत्तर हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन करना, यह अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है। और इसका उत्तर हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन। और रासायनिक अभिक्रिया में पुराने आबंध टूटते हैं तथा नए आबंध बनते हैं। ताप बढ़ाने पर लगभग सभी अभिक्रिया की दर दोगुनी हो जाती है और 10 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर दो गुनी हो जाती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 49 की कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो 49 का उत्तर हो जाएगा फुलेरिन्स। कार्बन नैनो ट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। तो फुलेरिन्स का है। अगला प्रश्न है 50 कि कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं होता है। तो 50 का उत्तर हो जाएगा बेल धातु में जस्ता नहीं होता है। कांसा को ही बेल धातु या घंटा धातु कहा जाता है और बेल धातु में 90% तांबा और 10% टीन होता है। बेल धातु का उपयोग सिक्का और बर्तन बनाने में होता है और पीतल तांबा 70% और जिंक 30% को मिश्र धातु कहते हैं। अगला प्रश्न है कि फेफड़े का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है। 51 का उत्तर हो जाएगा एस्बेस्टस के कारण होता है फेफड़े का कैंसर। एस्बेस्टस कई प्रकार के खनिज सिलिकेटों के समूह को कहते हैं जो रेशेदार तथा अदहनीय होते हैं और इसके रेशे चमकदार होते हैं। उष्मीय उद्योग में काम करने हेतु एस्बेस्टस का वस्त्र पहना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52 संसद की प्राक्कलन समिति है। 52 का उत्तर हो जाएगा अस्थाई प्राक्कलन समिति अस्थाई है। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के ही सदस्य होते हैं और इनमें सदस्यों की संख्या 30 होती है। प्राक्कलन समिति का मुख्य कार्य प्रशासन में मित व्ययिता संबंधी सुझाव देना है और प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष हमेशा सत्ता पक्ष से होता है और इस समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन लोक लेखा समिति को ही कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 53 कि वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन को चुनना है। तो 53 के उत्तर हो जाएगा ये वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश से राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है, यह गलत है। अगला प्रश्न है कि यदि 54 मैथ का क्वेश्चन है तो 54 के आंसर हो जाएगा 18 सी। अगला प्रश्न है कि विलुप्त संख्याओं का ज्ञात करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन 55 का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 83। अगला 56 भी रीजनिंग का क्वेश्चन, तो इसका उत्तर हो जाएगा
ए 65। अगला 57, नवीन कहता है कि मोहन की माता की इकलौती पुत्री है। 57 भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका उत्तर हो जाएगा मामा। अगला प्रश्न है कि 58, रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। यह भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। 58 का उत्तर हो जाएगा सी, पूर्व की ओर। अगला प्रश्न, निम्न विकल्पों में से एक का चयन करना है, श्रेणी का पूर्ण करना है, रीजनिंग का क्वेश्चन, और इसका उत्तर हो जाएगा 11:20। अगला प्रश्न, यदि घड़ी के दर्पण की ओर 60 के भी, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है कि निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता। तो इस ऑप्शन पहला में दिया गया ऑप्शन में कौन में रासायनिक अभिक्रिया नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है, तो 61 के उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। 62 के उत्तर हो जाएगा ग्रीन हाउस गैस की मात्रा कम करना है। और क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के क्योटो शहर से हुआ था, और इस प्रोटोकॉल के तहत औद्योगिक देशों को 2012 तक ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन 5.5% कम करना तथा तय हुआ था। अगला प्रश्न है कि ऊर्जा का स्तूप यानी पिरामिड होता है। क्या होता है ऊर्जा का पिरामिड? तो इसका होता है हमेशा सीधा होता है ऊर्जा का पिरामिड। किसी परितंत्र के विभिन्न पोषण स्तर की कार्यात्मक भूमिका की तुलना करने हेतु तो उसका प्रदर्शन किया जाता है, और ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। लिंडमान के अनुसार प्रत्येक पोषण स्तर पर कुल ऊर्जा का 10% ऊर्जा ही अगले पोषण स्तर को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 कि परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ का काष्ठ का उपयोग होता है। 64 के उत्तर हो जाएगा बीलो पेड़ का काष्ठ का निर्माण लकड़ी का उपयोग होता है। बीलो की लकड़ी हल्की और मजबूत होती है। बीलो का पेड़ कश्मीर में पाया जाता है, और इस लकड़ी से बना कोयला बारूद निर्माण में महत्वपूर्ण है, और इसकी छाल का उपयोग अतीत में चमड़ा कमाने के लिए किया जाता है। और सेलिक्स अल्वा बीलो की एक प्रजाति है, इसे व्हाइट बीलो भी कहते हैं, सेलिक्स अल्वा को। प्रश्न नंबर 65 भारत के राष्ट्रीय पुष्प कौन है। तो 65 के उत्तर हो जाएगा नीलमगे हिंदुस्तानी राष्ट्रीय पुष्प नहीं, 65 के उत्तर हो जाएगा नीलम्बो न्यूसिफेरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66 कि जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाता है। तो 66 के उत्तर हो जाएगा अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहते हैं। और बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लैमार्क और ट्रेवी रेनर्स नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया था, और वनस्पति विज्ञान के जनक को थियोफ्रैक्टस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि 67 निम्न में से कौन एक कूट फल है। 67 के उत्तर हो जाएगा ड्रम्प जो है वह कूट फल है, ड्रम्प। वैसा फल जो परिपक्व अथवा पूर्णतः निर्मित अंडाशय है, इसका निर्माण निषेचन के उपरांत होता है। सामान्य इनमें एक फल भित्ति तथा बीज विद्यमान होते हैं, वह कूट फल कहलाते हैं, मतलब झूठा फल। अगला प्रश्न है 68 कीटभक्षी पादप का उदाहरण क्या है। तो 68 के उत्तर हो जाएगा निपेंथिज। कीटभक्षी पादपों में पत्तियां घड़े के आकार रूपांतरित होकर पोषण में सहायक करती है, और घटपर्णी और बीनस फ्लाई अन्य कीटपक्षी पादपों का उदाहरण है। अगला प्रश्न नंबर 69 कि निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 में चार्टर एक्ट का अंग नहीं था। 69 के उत्तर हो जाएगा बी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार ने पूर्ण रूप से समाप्त हो कर दिया था, यह गलत है। अगला प्रश्न है 70 कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो 70 के उत्तर हो जाएगा 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष होता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है। 71 के उत्तर हो जाएगा रॉकेट प्रणोदन में शामिल कौन होता है। न्यूटन के ऑप्शन है न्यूटन के गति का पहला नियम, या फिर न्यूटन के गति का दूसरा नियम, या फिर न्यूटन के गति का तीसरा नियम, या न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो 71 के ऑप्शन हो जाएगा सी, न्यूटन के गति का तीसरा नियम रॉकेट प्रणोदन में महत्वपूर्ण है। गैलीलियो एवं न्यूटन महोदय ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे, और न्यूटन के तृतीय अनुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत क्रिया दिशा में प्रतिक्रिया होती है, और तृतीय नियम अनुसार रॉकेट की गति में निकलने वाले तीव्र गैसीय निकासन की प्रक्रिया होती है। और न्यूटन के प्रथम नियम बल की परिभाषा प्रस्तुत करते हुए न्यूटन के दूसरा नियम बल की परिभाषा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न नंबर 72 कि निम्न में से कौन सा ग्रह सौर मंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। 72 बृहस्पति ग्रह है, वह वैक्यूम
क्लीनर की तरह कार्य करता है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा और भारी ग्रह है और इसके बड़े आकार के कारण इसे तारा सदृश ग्रह भी कहा जाता है। इसे मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। यह तारा एवं ग्रह दोनों के गुणों से युक्त है क्योंकि इसके पास स्वयं की रेडियो ऊर्जा है। प्रश्न नंबर 73 है कि यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर सामान्य दाब से कम हो तो पानी खाली जगह तापमान पर उबलेगा। पानी कितना तापमान पर उबलेगा? 73 का उत्तर हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर उबलने लगेगा। क्या कहता है कि वायुमंडल का सामान्य दाब 76 सेंटीमीटर या 760 किलोमीटर होता है और सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर बढ़ जाता है, अर्थात द्रव का क्वथनांक वायुमंडलीय दाब के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74, सूर्य और तारा में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? 74 का उत्तर हो जाएगा बी, नाभिकीय संलयन जो है ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। सूर्य में एक प्रकार का तारा ही है, सूर्य को एक प्रकार का तारा ही कहा जाता है और हैंस बैथे के अनुसार 10⁷ डिग्री सेल्सियस पर तारे के केंद्र में 4 हाइड्रोजन अणु मिलकर के एक हीलियम नामक नाभिक का निर्माण करती है जिसमें सूर्य और तारे ऊर्जा उत्पन्न होते हैं और यह प्रतिक्रिया नाभिकीय संलयन कहलाती है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 75 की पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? 75 का उत्तर हो जाएगा नाइट्रेट के चलते ब्लू बेबी सिंड्रोम। पीने के पानी में नाइट्रेट आयन यानी NO3 के उच्च स्तर पर शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन परिवहन को कम हो जाना ब्लू बेबी सिंड्रोम का लक्षण होता है। अगला प्रश्न है 76, ब्रंटलैंड रिपोर्ट को सतत विकास के संदर्भ में इसका शीर्षक कौन है? 76 का उत्तर हो जाएगा फ्यूचर ऑफ अर्थ, नहीं आवर कॉमन फ्यूचर, आवर कॉमन फ्यूचर हो जाएगा इसका उत्तर। प्रश्न नंबर 77 की प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 77 का उत्तर हो जाएगा 77 का उत्तर हो जाएगा सी, 22 मार्च को। अगला प्रश्न है कि मेघालय के गारो पहाड़ियाँ निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? 78 का उत्तर हो जाएगा ए, संतरा। मेघालय के पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय क्षेत्र पठार का ही पूर्वी विस्तार है। मेघालय पठार को पश्चिम में पूर्व की ओर क्रमशः गारो, खासी, जयंतिया तक मिकिर आदि पहाड़ियाँ अवस्थित हैं। प्रश्न नंबर 79 है कि भारत में वन्य नीति 1952 में संशोधन कब किया गया था? 79 का उत्तर हो जाएगा 1988 में संशोधन किया गया था। और भारत के राष्ट्रीय वन्य नीति 1952 के अनुसार देश के 1/3 33% भूभाग पर वनों का विस्तार होना चाहिए और 1952 के राष्ट्रीय वन्य नीति के संशोधन करते हुए 1988 में विस्तृत लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जैसे समस्त भौगोलिक क्षेत्र में 33% भूभाग पर वनावरण होना चाहिए और सामाजिक वानिकी कार्यक्रम को बढ़ावा देते हुए वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना इसका लक्ष्य था। अगला प्रश्न है कि नेफा, NEFA, नेफा 80, नेफा क्या है? नेफा के फुल फॉर्म, तो इसका उत्तर हो जाएगा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा के फुल फॉर्म हो जाएगा। और नेफा ब्रिटिश राजकाल के और स्वतंत्र भारत 1972 तक एक प्रशासनिक विभाग था। 1972 में नेफा को अरुणाचल प्रदेश नामक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 81 कि पशुओं की रेड सिंघी नस्ल किस निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो 81 के उत्तर हो जाएगा यह गाय से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु है। 82 के उत्तर हो जाएगा इंदिरा पॉइंट जो है भारत के दक्षिणतम बिंदु है। भारत की आकृति चतुष्फल की है और इसका उत्तर दक्षिणी विस्तार 3214 किलोमीटर है तथा पूर्व पश्चिम विस्तार 2933 किलोमीटर है। भारत का उत्तरोत्तर बिंदु इंदिराकोल है। उत्तरोत्तर बिंदु कौन है? इंदिराकोल। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबुथु, अरुणाचल प्रदेश का अरुणाचल किबुथु और सबसे दक्षिणतम इंदिरा पॉइंट था। अगला प्रश्न है कि लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? लोनावाला जल विद्युत संयंत्र, तो 83 के उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र में स्थित है। अगला प्रश्न है 84 कि भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 84 के उत्तर हो जाएगा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है कि नामदफा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित? नामदफा, तो 85 के उत्तर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में नामदफा स्थित है। अगला प्रश्न 86 है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, तो 86 का उत्तर क्या होगा? दक्षिण भारत के अनाई मुद्दी जो है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है।
प्रश्न नंबर 87 के एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया और दिए गए चित्र के अनुसार काटा गया। रीजनिंग के क्वेश्चन है 87 के, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न रीजनिंग से 88, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न किसी लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा समान कैलेंडर नहीं होगा। लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा मार्च और सितंबर के लिए समान कैलेंडर नहीं होगा। पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्रावित करती है या करता है? 93 का उत्तर हो जाएगा अमाशय जो है HCl स्रावित करता है, अमाशय। अगला प्रश्न है रीजनिंग का क्वेश्चन 94 के उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है 95, ABC गुणोत्तर श्रेणी में है तो log B log C है, तो 96 का उत्तर हो जाएगा समांतर श्रेणी। कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात में। अलंकरेश्वर, संभात, मोहसाना, अलियाबेट, नवागांव, कोसावा, सन्नाद, लुनेज इत्यादि गुजरात में ही स्थित है। और अन्य विद्युत परियोजना एवं तेल परिशोधक शाला है। मुंबई हाई महाराष्ट्र में स्थित है और मथुरा तेल परिशोधन उत्तर प्रदेश में स्थित है। उत्तर प्रदेश में क्या है? मथुरा तेल शोधक कारखाना, और महाराष्ट्र में क्या था? मुंबई हाई। साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो S4 नोट चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।